हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स क्या है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स। तो व्हाट आर द नंबर्स एंड द टाइप्स ऑफ अ नंबर्स। तो नंबर्स के टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? The natural numbers are the numbers which are starting from 1 and up to infinity. जो 1 से शुरू होकर infinity तक जाते हैं, that means they are starting from 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinity. 1 से शुरू होकर infinity तक जो नंबर जाते हैं हम उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। What are the whole numbers? The whole numbers are the numbers which are starting from 0 and up to infinity. मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे थे, इसमें एक और नंबर ऐड हो जाता है, दैट इज 0। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये होते हैं होल नंबर्स। तो whole numbers and natural numbers, the basic difference between natural numbers and the whole numbers is 0. Just a 0. This is the difference between natural number and whole numbers. Natural numbers 1 से शुरू होते हैं और whole numbers 0 से शुरू होते हैं। उसके बाद आते हैं integers. Integers में क्या होता है? The integers are the collection of the all positive and negative numbers including 0. सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी निगेटिव नंबर्स और साथ में 0। तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 इन सभी नंबर से कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। दैट इज वी कैन राइट इट लाइक 0 एंड फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड इन द लेफ्ट साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हम नंबर लाइंस पे ड्रॉ करते हैं, बीच में ओरिजिन पे 0 लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लेते हैं, तो वो सभी क्या है? इंटीजर्स, जिसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। मतलब जैसे बेसिक था नेचुरल नंबर्स, फिर आए होल नंबर्स जिसमें 0 ऐड हो गया और साथ में सभी नेचुरल नंबर्स थे। उसके बाद आए इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी है, 0 मतलब होल नंबर्स भी, और साथ में और जुड़ गए निगेटिव नंबर्स। वैसे उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या है? द रैशनल नंबर्स आर ऑल सच नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें एक कंडीशन है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका जो q है, आपका जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका q 0 नहीं हो सकता। अगर आप रैशनल नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p/q योर डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। ठीक है। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसमें भी कंडीशन वही कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो हम उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं रियल नंबर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। रियल नंबर्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर्स भी आएगा, आपका होल नंबर भी आएगा, आपका इंटीजर भी आएगा, रैशनल भी आएगा, इर्रेशनल भी आएगा। इन सभी नंबर का जो कलेक्शन है उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमको रियल नंबर से रिलेटेड अलग अलग ऑपरेशंस इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। तो रियल नंबर्स के अलग अलग कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आएगा
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लेमा। लेमा मतलब क्या? अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है और हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसका यूज करें, ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेमा। द सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लेमा। द प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द अदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लेमा। ऑलरेडी जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम लेमा कहते हैं। फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? तो ऐसे बहुत सारे लेमाज रहते हैं, उसमें का हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist a unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r। तो a and b ये दो इंटीजर्स है, और अगर a और b इन दो इंटीजर्स को हम कंसिडर करें तो साथ में q और r ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा इक्वेशन? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर r मस्ट बी लेस देन b और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपका जो r है वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ द थिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो आपने सिंपल डिवीजन पढ़ते समय ये चीज़ पढ़ी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। इसी चीज़ को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने अप्लाई किया है, जिसमें a और b दो इंटीजर्स है, उसको हम डिवाइड करेंगे और जो q बचेगा वो हमारा कोशेंट रहेगा और जो r आएगा वो रिमाइंडर है। ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? अब इस एल्गोरिदम मतलब the steps, algorithms are the steps which are used to solve a problem। algorithm मतलब क्या है? it is a series of a well defined steps which is gives a procedure for solving a type of a problem। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसीजर और उसकी स्टेप्स, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई किया है। कैसे किया है वो अभी हम देखेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? टू कैलकुलेट द HCF को कैलकुलेट करने के लिए। तो HCF को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C and D विच C इज ग्रेटर देन D फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो। तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D, so we find the whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R। C is equals to DQ plus R। ये हमने यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया है C और D को, वेयर R शुड बी लेस देन D एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब आपका जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और 0
से इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन दो नंबर्स को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब इफ r इज इक्वल टू 0, सबसे पहले देखेंगे इज r इज इक्वल टू 0। अगर r इज इक्वल टू 0 है देन d इज द HCF ऑफ c एंड d। अगर पहले ही डिवीजन में अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है देन d कैन बी सेड एज HCF ऑफ c एंड d। बट इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 नहीं आता है देन वी विल अप्लाई द डिवीजन लेमा टू d एंड r। आप इस d और r को डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आता है तब फिर से अब d और r को आपने डिवीजन लेमा अप्लाई किया, फिर से आप चेक करेंगे आपका रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर है तो आपकी प्रोसीजर वहीं स्टॉप हो जाएंगी, इफ नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस टिल वी गेट द रिमाइंडर एज 0। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। आपको कब तक कंटिन्यू करनी है प्रोसेस, जब तक आपका रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिल जाता। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो आप जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 455 एंड 42। दो नंबर्स का HCF हमको निकालना है, वन इज 455 एंड सेकंड इज 42। तो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 455 और 42 को। अब इसमें से 455 और 42 में 455 बड़ा है तो वी विल write it here at the place of dividend and 42 is our divisor। फिर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 42 into 10 that is 420। so 420 हमारा आंसर आया, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 455, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना है वहाँ 35। जब हम 455 और 42 को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊँ तो 455 is divided by 42, तो that is 42 ones are 42, here it comes 35, तो 35 40 से 42 से छोटा है तो 0 0, it is remainder is 35। तो यहाँ पे हमारा क्वोशंट आया 10 एंड रिमाइंडर इज 35। दैट मीन्स 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35 मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमको यहाँ मिला। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में उसको हम कंसिडर करेंगे डिविडेंड एंड द रिमाइंडर 35 is considered as divisor. Now we consider the divisor 42 and the remainder 35 to apply the division lemma. अब इन दो नंबर्स को 42 और 35 को हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो फिर वही 42 इज इक्वल्स टू 35। अब इसमें भी अगर डिवीजन हम करके देखें तो 35 डिवाइजर है, डिविडेंड है 42, तो 35 वन जा 35, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा 7 अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो फिर वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अब इस स्टेप में भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। अब अगर रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया तो यही स्टेप हमको रिपीट करनी है। इस स्टेप को रिपीट करेंगे अब किसके लिए, 35 एंड 7। अब हमको डिवीजन लेमा अप्लाई करना है 35 और 7 को। अब अगर 35 और 7 को हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा
35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। अब हमें पता है कि 35 7 के टेबल में आता है, तो 7 इंटू 5 35, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। एट दिस स्टेज वी गॉट अवर रिमाइंडर एज 0, हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो रिमाइंडर जब 0 मिला है तो उस स्टेज में डिवाइजर जो है वो हमारा HCF होगा। दैट मीन्स 7 इज आवर HCF बिकॉज एट दिस स्टेज वी हैव 7 एज आवर डिवाइजर। इस स्टेज में 7 हमको डिवाइजर यूज हुआ है, तो 7 इज द HCF ऑफ 455 एंड 42। 455 और 42 इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो 7 होगा। ठीक है, one more example. Show that any positive add integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. अब आपको ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में रहेगा where q is some integer, कोई इंटीजर है q। तो let us start with taking a where a is a positive odd integer। सबसे पहले हमने एक a कंसीडर किया नंबर which is a positive odd integer। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम विथ a and b is equals to 4। Why we are taking b is equals to 4? Because in the question it is given that 4q यहाँ दिया है, तो उसे हम b की जगह कंसीडर करेंगे where the equation becomes a is equals to 4q plus r और कंडीशन r के लिए सेम, should be less than b and greater than or equal to 0, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए और 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 0 उससे बड़ा और 4 से छोटा मीन्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज 0, 1, 2 एंड 3। r की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है 0, 1, 2 एंड 3। तो दैट इज a कैन बी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अगर इस 4q प्लस r में हम इस r की 0, 1, 2 और 3 की वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमको 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 ये 4 केसेस हमें मिलेंगे वेयर q इज द कोशेंट। ठीक है, फिर अब सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फॉर r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम r इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंसिडर करेंगे। तो फॉर r इज इक्वल्स टू 0 a इज इक्वल्स टू 4q। ठीक है, a इज इक्वल्स टू कितना होगा 4q, बिकॉज अगर हम इस इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r, इसमें अगर r की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 4q। अब a इज इक्वल्स टू 4q है, देन 4q कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2q। 4q को हम 2 इंटू 2q इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनी नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, एनी नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 कैन बी सेड एज अ इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 2q इंटू 2 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज अ इवन नंबर। तो a इज इक्वल टू 4q कौन सा है इवन नंबर है। ठीक है, फिर वी आर पुटिंग r इज इक्वल टू 1। अब इस 4q प्लस r में हम r इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो हमको मिलता है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है, ये किसी भी तरह से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू जो 4q प्लस 1 है ये किसी भी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट कैन बी सेड एज अ ऑड नंबर। एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 कैन बी सेड एज ऑड नंबर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट थर्ड केस, व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर में जब हम r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। अब a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 में से मैं 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन निकलने के बाद वी विल गेट 2q प्लस 1 इन द ब्रैकेट। अब it is a multiple of 2 means can be divided by 2, so any number that is divisible by 2 is a even number, which concludes that a is equal to 4q plus 2 is a even number। तो अभी तक हमको दो even numbers मिल चुके, एक a is equal to 4q और दूसरा a is equals to 4q plus 2, और एक odd number मिला a is equal to 4q plus 1। अब लास्ट केस व्हेन r is equals to 3, अब r इज इक्वल्स टू 3 है तो r इज इक्वल्स टू 3, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। r की वैल्यू 3 पुट करने के बाद वी विल गेट a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है मीन्स इट इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ठीक है। तो since a is odd and a cannot be 4q or 4q plus 2, therefore any odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। हमने पहले ही a को odd integer कंसिडर किया है और उसी पे से हमने यहाँ डिराइव किया कि a is equal to 4q and a is equals to 4q plus 2 are even numbers। a is equal to 4q and a is equal to 4q plus 2 are even numbers। तो हमारे जो odd integers है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, 4q plus 1 and 4q plus 3, इसी फॉर्म में हमेशा हमारे odd integers रहेंगे। a is equals to 4q plus 1 and a is equals to 4q plus 3, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, अ वर्ड प्रॉब्लम। अब HCF निकालने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जिसमें हमको एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF कैलकुलेट करना है। सो आवर क्वेश्चन इज, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है। तो शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। उसको ट्रे में इस तरह से ये स्वीट्स रखने हैं कि हर स्टैक में जो जिस तरह से वो उसका स्टैक बनाएगी उसको हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स चाहिए और उनका एरिया भी कम लगना चाहिए, मतलब जगह भी कम से कम लगनी चाहिए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हमें हर स्टैक में कितने स्वीट्स रखने होंगे जिससे कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स रहेंगे और हमको जगह भी कम लगे। तो इसके लिए वी फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। 420 और 130 का HCF निकालेंगे। मीन्स हमें निकालना है कि एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने स्वीट्स रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 420 और 130 का हम क्या निकालेंगे, HCF, जिसमें हमको मिलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। हर स्टैक में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फीज रख सकते हैं, ये हमको कब मिलेगा, बाय कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ 420 एंड 130। तो 420 और 130 का HCF निकालने के लिए वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो 420 और 130 को हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो वी विल गेट दैट 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। मीन्स वही फिर से हमको डिवीजन करना है, डिवीजन करेंगे तो हमको मिलेगा 130
130 इंटू 3 कितना आएगा? 130 इंटू 3 390। तो 420 में से 390 गए, द रिमाइंडर शीट 30। तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। अब रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आया है मीन्स हमको स्टेप कंटिन्यू करनी है। तो वी विल टेक 30 एंड 130। 30 और 130 को फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो वी विल गेट दैट 130 इज इक्वल टू, अब 30 और 130 को अप्लाई किया तो 30 इंटू 4, 30 4 ज़ा 120, द रिमाइंडर बिकम्स 10। तो फिर से रिमाइंडर 10 आया, ज़ीरो नहीं है। तो हमारा यहाँ फिर से हमको स्टेज कंटिन्यू करनी है, स्टेप रिपीट करनी है। तो 30 और 10 इसको हम फिर से लेमा लगाएंगे। तो 10 3 ज़ा 30 होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। एंड एट दिस स्टेज द डिवाइजर इज 10। So when the divisor is 10, we can say that the HCF of 420 and 130 is 10. The sweet seller can make the stacks of 10 for both kind of बर्फीज। दोनों बर्फीज के लिए वो 10-10 स्वीट्स का स्टैक बना सकता है, जिससे कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज रहेंगी और लीस्ट एरिया कवर करेंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 द क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए हैं उसका HCF आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225, 135 और 225। तो हियर 225 is greater than 135, so we will apply the Euclid's division lemma to 225 and 135. So when we apply Euclid's division lemma, we will get that 225 is equal to 135 into 1 plus 90। तो यहाँ हमें रिमाइंडर मिला है 90। अब रिमाइंडर 90 मिला है मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को रिपीट करेंगे फॉर 90 एंड 135। सेकंड स्टेप में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 135 और 90 को, बिकॉज 90 इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब 135 और 90 को फिर से हमने अप्लाई किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वी गॉट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फिर से यहाँ रिमाइंडर 45 आया मीन्स अगेन 45 इज नॉट इक्वल टू 0। सो फिर से हम क्या करेंगे, 45 और 90 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और जब हम 45 और 90 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दैट 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2। 45 2 ज़ा 90 होता है, सो 90 माइनस 90 0। दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 0। At this stage we got the remainder is 0. For this stage the divisor is 45. Divisor क्या है, 45. It means that the HCF of 225 and 135 is 45, because the remainder comes out to be 0 at this stage when divisor is 45. Got it? तो इस तरह से हमको HCF कैलकुलेट करना। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 196 and 38,220। 196 and 38,220। तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसके डिवीजन में हमको मिलेगा
38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस 0। फर्स्ट ही स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया है मीन्स आपका जो डिवाइज़र है वही आपका HCF है। तो इस केस में आपका डिवाइज़र कितना है 196 मीन्स आपका HCF भी क्या रहेगा 196। Since the remainder is 0, the process stops and the divisor at this stage is 196. Therefore, the HCF of 196 and 38,220 is 196. आपका HCF 196 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is the HCF of 867 and 225. अब here 867 is greater than 225, so we will apply Euclid's division lemma to 867 and 225. तो 867 and 225 को जब हम Euclid's division lemma अप्लाई करेंगे so we will get 867 is equal to 225 into 3 plus 102। आपका रिमाइंडर कितना आया 102 विच इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है मीन्स हमको फिर से ये स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी किसके लिए 102 और 225 के लिए। सो नाउ वी विल अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 102 एंड 225। अगेन 225 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। जब हम 225 को 102 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 51। 51 अगेन नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स फॉर 51 एंड 102। हम क्या करेंगे 51 और 102 को डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और जब 51 और 102 को हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2। 51 2s आर 102 होता है। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0 और इस स्टेज पे आपका डिवाइजर 51 है। दैट मीन्स द HCF ऑफ these numbers is 51। कौन से दो नंबर्स का 867 एंड 225। इन दो नंबर्स का जो HCF है वो कितना आएगा 51 आएगा। तो जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे HCF कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तब तक उस स्टेप को कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब जैसे हमने पहले एक एग्जांपल में देखा था ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 है ना, वैसे ही अभी हमको देखना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो ऑब्वियसली a हम कंसिडर करेंगे एनी इंटीजर और b की वैल्यू क्या लेंगे 6 बिकॉज वी आर गिवन हियर 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। तो b वैल्यू ऑफ b शुड बी कंसिडर्ड एज 6। ठीक है, फिर देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 6q + r। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a और 6 को अगर अप्लाई करेंगे तो वी गेट a इज इक्वल्स टू 6q + r वेयर q इज द कोशेंट एंड r इज द इंटीजर। q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r शुड बी लेस देन b मतलब लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए तो
हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारी r की सभी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी विल हैव a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अगर हम r की एक एक वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस r में, तो इस तरह की वैल्यूज हमको मिलेगी। ठीक है, तो वी विल सी फॉर ईच केस, हर एक केस के लिए हम ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इफ r इज इक्वल्स टू 0। अगर r 0 है तो इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 6q। r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल्स टू 6q आएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव आवर इक्वेशन एज a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r। तो इफ r इज इक्वल टू 0 देन only 6q is remaining, that means a is equals to 6q। now 6 is multiplied by 6 can be divided by 2, divisible by 2, so we can write it as 2 into 3q, where 3q can be written as any constant k or k1, anything can be written। तो अगर हम 2 into 3q के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 into 3q means it is divisible by 2, and if it is divisible by 2 means it is an even number। so a is equal to 6q जो है ये क्या है, even number है, but we are searching the odd numbers, so we will move to number 2। case number 2 is r is equal to 1। now we are considering r is equals to 1, and if r is equals to 1 then a is equals to 6q plus 1। a is equal to हम लेंगे 6q plus 1। now a is equal to 6q plus 1 अगर हम कंसिडर करें तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 into 3q means where 3q is k, तो 2k plus 1, तो 2k can be divided by 2 but 2k plus 1 cannot be divided by 2 because any even number, if any even number is added with 1 then it forms the odd number and odd number cannot be divided by 2। अगर किसी भी even number में हम 1 ऐड करेंगे तो उसको odd number हो जाता है, तो उसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। it means that it is not divisible by 2, so 6q plus 1 is a odd number। 6q plus 1 क्या है, odd number है। अब थर्ड केस when r is equals to 2। if r is equals to 2 then our equation is a is equals to 6q plus 2। a is equals to 6q plus 2, so we can take out common 2। हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, that means 2 into 3q plus 1, where 3q plus 1 is any constant number or integer, so it is divisible by 2, and if it is divisible by 2 then it can be said as even number because 2 into 3q plus 1 can be divisible by 2, it can be divided by 2, so we can consider it as a even number। case number 4 for r is equal to 3। अब r 3 है, अब r अगर 3 है देन आवर इक्वेशन बिकम्स a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 देन 3 कैन बी रिटर्न एज 2 plus 1, वी कैन राइट 3 as 2 plus 1, where 6q plus 2 can be a even number because it is divisible by 2, we can write it like this। अगर हम 6q plus 2 में से 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमको 3q plus 1 मिलेगा, तो 2 into 3q plus 1 is divisible by 2 but it is added with 1। हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो it becomes odd number।
वो डिविजिबल बाय 2 नहीं रहेगा। तो 2 into 3q plus 1 is a odd number which is not divisible by 2. So we can consider a is equals to 6q plus 3 as a odd number. Then fifth case is r is equal to 4, and if r is equal to 4, then the equation becomes a is equal to 6q plus 4. a is equals to 6q plus 4 means 2 into 3q plus 2, बिकॉज अगर हम 6q प्लस 4 में से 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो वी विल गेट 3q प्लस 2 इन ब्रैकेट, एंड नाउ 2 इंटू 3q प्लस 2 इज अ डिविजिबल बाय 2, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, विच मीन्स इट इज एन इवन नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ इवन नंबर। सो r इज इक्वल्स टू 4 में a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 जो आया है उसको हमने 2 कॉमन निकाला तो हमको ब्रैकेट में मिला है 3q प्लस 2 विच इज़ डिविजिबल बाय 2, सो एन इवन नंबर। तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ केस, इफ r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल्स टू 5 है, एंड इफ r इज इक्वल्स टू 5 देन द इक्वेशन इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 6q प्लस 4 प्लस 1। अब 6q प्लस 4 में से मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूँ तो वी विल गेट 3q प्लस 2, 2 इंटू 3q प्लस 2 एंड प्लस 1 इज हियर एज इट इज। अब ये 2 इंटू 3q प्लस 2 जो है ये 2 से डिविजिबल है, मीन्स इवन नंबर है, लेकिन उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो वो ऑड नंबर बन जाएंगे, है ना। जैसे हमने अभी भी देखा है कि भाई इन एनी इवन नंबर इफ वी ऐड 1 इट बिकम्स ऑड नंबर। तो 2 इंटू 3q प्लस 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इट विल नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज एन ऑड नंबर। सो a is equals to 6q plus 5 is a odd number. So from these 6 cases we found out that 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are of the form 2k plus 1, means they are odd numbers and not divisible by 2. So these expression of numbers are odd numbers. So हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 को odd numbers कह सकते हैं। Therefore any odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, ठीक है। Now next, in this question again a word problem is given. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. एक आर्मी कंटिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है, उनको मार्च करना है 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में हमको मार्च करवाना है, मतलब ये 32 है वो 616 है, तो ये कम है ज़्यादा है ऐसा नहीं दिखना चाहिए, सभी नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। जब वो मार्च करेंगे तो उनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कॉलम्स बनाएंगे जिसमें वो मार्च कर सके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, दैट मीन्स वी विल फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो 616 और 32 हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19
प्लस 8। ठीक है, अब अगर हम 32 को 616 से डिवाइड करें तो 32 टू ज़ा होता है 64, तो वो नहीं होगा, तो 32 वन ज़ा 32, तो वी विल गेट 296। अब 32 10 ज़ा 320 होता है, तो उससे लेस आएगा 9 ज़ा, तो 32 9 ज़ा कितना आएगा 288, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 8। सो हियर डिविडेंड इज 616, डिवाइजर इज 32, quotient is 19 and remainder is 8, but 8 is not a 0, means we have to repeat the procedure for 8 and 32। 8 और 32 के लिए हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, और इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो वी विल गेट 8 4 ज़ा 32 एंड आवर रिमाइंडर इज 0। एट दिस स्टेज द डिवाइजर इज 8। इस स्टेप पे आपका डिवाइजर 8 है, दैट मीन्स द HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। मतलब दे हैव टू मार्च इन 8 कॉलम्स। कितने कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं? 8 कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं, बिकॉज द HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको ये बताना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। तो इसके लिए आपको हिंट दिया है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमको b की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 3 लेंगे एंड a बी द एनी इंटीजर, a सम ऑफ इंटीजर कंसिडर करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जब हम यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे तब। तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए। मीन्स r की पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 एंड 2। r की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है? 0 1 एंड 2। तो इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, एक 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, है ना। तो सबसे पहले हम केस लेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू अगर 0 है, तो अगर r की वैल्यू 0 है तो a इज इक्वल्स टू होगा 3q, बिकॉज a इज इक्वल्स टू क्या है? 3q प्लस r, and if r is equal to 0 then a is equals to 3q। बट आपको वैल्यू क्या की निकालनी है? स्क्वायर। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? स्क्वायर की। तो a स्क्वायर इज 3q स्क्वायर विच मीन्स 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 3q होल्स ब्रैकेट स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। अब 9 मीन्स 3 इंटू 3, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, इट मीन्स 3 इंटू k, एनी कॉन्स्टेंट इंटीजर, एनी नंबर k1। हम इसे जैसे हम क्वेश्चन में बोला है 3m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वे जैसे यहाँ पे मैंने k लिखा है, k की जगह आप m भी लिख सकते हो। ओके, देन
a is equal to 3q plus 1. सेकेंड केस व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हुई 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर को ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। सो फ्रॉम दिस टर्म 9q स्क्वायर प्लस 6q, इस टर्म से हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे। 3 को कॉमन निकालने के बाद हमारे लिए क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, दैट मीन्स 3 इंटू k2 विच इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 1। तो इसे हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है, प्रूव करने के लिए बोला है कि स्क्वायर जो है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले केस में हमने 3m के फॉर्म में देखा, दूसरे केस में हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में देखा। तो अब थर्ड केस व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो if r is equal to 2 then our equation is a is equal to 3q plus 2, a is equal to 3q plus 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। इसे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो वी विल गेट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। सो फिर इस 9q स्क्वायर प्लस 3q में 12q में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। सो वी विल गेट 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ये यहाँ प्लस 1 कैसे आया? इट इज़ बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हमने क्या किया, इस 4 को 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा और फिर इस तीनों टर्म में से हमने 3 को कॉमन लिया। सो वी गॉट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये जो बाहर का प्लस n है वो एज इट इज। ठीक है, सो वी गॉट 3 इंटू k3 प्लस 1 वेयर k3 इज दिस कॉन्स्टेंट टर्म। सो इसको भी हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन तीनों केस में जो हमको k1, k2, k3 मिले हैं, दे आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ q। सो हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हमको बताना है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर के लिए देखा, वैसे ही इस क्वेश्चन में हमको क्यूब के लिए देखना है। तो फिर से हम वही नंबर्स कंसीडर करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसीडर किए थे, जैसे एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, विच मीन्स दैट हमको यहाँ भी b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3 ही लेनी पड़ेगी, एंड एनी इंटीजर a। ओके, so b is equal to 3 and a is any integer. We will apply Euclid's division lemma. So we will get a is equals to 3q plus r, where q is the quotient and r is the remainder, and the value of
r should be greater than or equal to 0 and less than 3. Means all the possible values of r is 0, 1 and 2. ठीक है, the possible values of r is 0, 1 and 2. तो यहाँ भी हमको 3 केसेस मिलेंगे. एक a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 बिकॉज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज 0, 1 एंड 2. ठीक है, तो फर्स्ट केस से हम शुरू करते हैं. a इज इक्वल्स टू 3q. तो फर्स्ट केस व्हेन a इज इक्वल टू 3q then a cube is equal to 3q whole cube. 3 क्यूब का होल ब्रैकेट क्यूब. अब 3 का क्यूब आता है 27, तो 27 क्यूब क्यूब. अब 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 मीन्स 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब. दैट मीन्स 9 इंटू m where 3 क्यूब क्यूब is any constant which can be represented by alphabet m. एक 3 cube is any constant integer जिसको हम m इस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स 9m. ओके, देन फॉर केस 2 व्हेन r is equal to 1. When r is equal to 1, then our equation is a is equal to 3q plus 1. So a cube is 3q plus 1 whole cube. तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब? इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब. ओके, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब. इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे. तो 3q प्लस 1 होल क्यूब में हम ये फॉर्मूला डालेंगे तो हमें मिलेगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1. अब इसमें इन 3 टर्म्स 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, इन तीनों टर्म में से हमने 9 कॉमन लिया. सो वी गॉट 9 इन ब्रैकेट 3q क्यूब plus 3q square plus q plus 1. So which can be written in the form 9m plus 1 where 3q cube plus 3q square plus q is some integer which is represented by m. तो जब a 0 था तो हमको क्यूब 9m के फॉर्म में मिला. जब a 1 आया तो हमको a क्यूब जो है वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में मिला. अब हम थर्ड केस देखेंगे व्हेन a r इज इक्वल टू 2. तो आवर इक्वेशन इज 3q प्लस 2. तो 3q प्लस 2 है तो 3q प्लस 2 क्यूब बिकॉज हमें a क्यूब निकालना है. तो 3q प्लस 2 होल क्यूब. फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का. सो वी विल गेट 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8. यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें से 9 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे. इन तीनों टर्म्स में से क्या करेंगे, 9 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे. सो 9 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8. तो यहाँ भी ये जो कांस्टेंट टर्म है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इस कांस्टेंट टर्म को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे.
सो ए क्यूब हमको मिलेगा 9m प्लस 8, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो यहाँ पे हमें जो मिला वो है 9m प्लस 8। सो फ्रॉम दिस 3 केसेस वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।